स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है बेटा, नज़दीक हैं एग्जाम्स, साल भर भी कम लगता है 12th क्लास के बच्चों के लिए। इसीलिए जो भी आपके पास समय है पूरी मेहनत करिए, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर अच्छी तरह से देखिए, तो नो डाउट आपके एग्जाम्स काफ़ी अच्छे होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से आप समझते क्या हो? हमने पहले बताया ना ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल, किससे कॉपी करना होता है? डीएनए की स्ट्रैंड से जेनेटिक मटेरियल किस में कॉपी होता है? आरएनए में। ठीक है ना, आरएनए हमने बोला विदाउट आरएनए के डीएनए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आरएनए ही असली है जो मैसेज कैरी करता है, और मैसेज जब तक नहीं जाएगा आगे कुछ नहीं होगा, प्रोटीन कुछ नहीं बनेगी। तो आरएनए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए की स्ट्रैंड, डीएनए की स्ट्रैंड समझ लीजिए, ये जैसे ये डीएनए की स्ट्रैंड है, लेट मी शो यू। ओके, मैंने आप लोगों के लिए एक हल्का सा एक आइडिया बेस बनाया था बेटा। सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स देखिए, जैसे ये क्या है, ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है। ठीक है, एक होती है। अब इसमें ये अलग अलग से ये आते हैं, ये क्या है, ये आरएनए लाते हैं। ठीक है ना, लाके ऐसे ऐसे चिपकाते रहते हैं, ऐसे लाते हैं चिपकाते रहते हैं, लाते हैं चिपकाते रहते हैं। ये फ्री बेस पेयर्स हैं। ये क्या है, ये जो मैंने बना रखे हैं छोटे छोटे, ये क्या है, फ्री बेस पेयर्स है। ये आते रहते हैं चिपकते रहते हैं, आते रहते हैं चिपकते रहते हैं, आते रहते हैं, यहाँ से चिपकते रहते हैं। और वो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इतना ध्यान देना। एडेनिन है इस साइड से, ठीक है ना, अगर इस साइड एडेनिन है तो पेयर, अगर डीएनए की स्ट्रैंड है तो टी है, अदरवाइज अगर मैसेंजर आरएनए काम कर रहा है तो वो यू में हो जाएगा। ठीक है ना, बताया था ना, थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, अभी इस चीज को हम पढ़ते रहेंगे और भी पढ़ेंगे, बहुत बार बोलेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस पाइप से ये फ्री ऐसे ये पड़े होते हैं बेसिस, ये आते रहते हैं यहाँ पे, इसके यहाँ एक हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड के हिसाब से जो पेयर होता है वो जुड़ता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैंने किसका बताया था? डीएनए पे ही डिपेंड रहने वाला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तभी इसको कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या था? जेनेटिक मटेरियल को डीएनए की एक स्ट्रैंड से कॉपी करना। ठीक है ना, डीएनए की एक स्ट्रैंड से कॉपी करके आरएनए में बनाना, इसी को क्या कहते हैं? आपका ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम टॉपिक टुडे, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रैंड जो होती है डीएनए की, ओके, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक स्ट्रैंड डीएनए की, ये आरएनए में कॉपी होती है। ठीक है ना, आरएनए इसकी कॉपी बनाते हैं इस स्ट्रैंड की। ठीक, ये अब ये माना जाए, लेट मी make you understand there in the blackboard. Okay, only one strand of the DNA copied into RNA. वो क्यों कहा गया है? ये है आपका डीएनए। ठीक है ना, पहले तो हमने बोला भैया अगर हमें करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अनवाइंड करना पड़ेगा। कोई भी प्रोसेस चलेगी तो क्या हो जाएगी? अनवाइंड हो जाएगी। एक हमारे पास अब है, अब ये जो दूसरा बन रहा है ना, ये आरएनए बनाएगा। ठीक है ना, इसको देख करके क्या होगा, ये बनेगी। समझ रहे हो? अब इसमें एक और चीज बात है, सिर्फ एक ही क्यों कर रहा है? एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करती। टेम्पलेट क्या बोला था मैंने? सिर्फ फ्रेम देता है, ढांचा तैयार करता है। कोई भी काम कर सकती है, ये भी काम कर सकती है, ये भी काम कर सकती है, टेम्पलेट का काम करना है उसने, यानी कि एक फ्रेम देना है, उसी फ्रेम के हिसाब से दूसरे में बेस पेयर अटैच होते जाएंगे। यहाँ ए है तो यहाँ टी, यहाँ जी है, ATGC बताया था ना, ATGC। और अगर वही आरएनए काम कर रहा है तो आरएनए में तो थायमिन नहीं होता है, वहां क्या आ जाएगा आपका? यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, बार बार इन टॉपिक्स को अपने दिमाग में रिवाइज करते रहिए बेटा। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो रहेगा, जैसे जैसे ज्यादा बार आप इसको देखते रहेंगे तो फिर आपको आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो एक ही स्ट्रैंड होती है डीएनए की आपकी, एक ही, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज बीइंग कॉपीड इनटू आरएनए। सिर्फ एक ही की आरएनए कॉपी बनता है, क्योंकि अगर दोनों के दोनों बनाने लग जाएंगे, यहाँ पर भी आरएनए, इसने भी आरएनए ने, यहाँ पर भी आरएनए ने बना दी, यहाँ पर भी है बेस पेयर भैया, यहाँ पर भी आरएनए ने बना दी। अब ये दोनों आरएनए आपस में फिर एक दूसरे के साथ बनाने लग जाएंगे, ये ऐसे बनाने लग जाएंगे बेटा। और जब ये ऐसे बनाने लग जाएंगे तो भाई क्या रहेगा, एमिनो एसिड का पूरा सीक्वेंस ही गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, एमिनो एसिड का सीक्वेंस गड़बड़ाए, क्या प्रोटीन तैयार होगी? कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनी तो भैया हमारा ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं।
ट्रांसक्रिप्शन का फायदा क्या, जब हम आगे जाके ट्रांसलेशन न कर पाए, यानी कि आरएनए की हेल्प से प्रोटीन का बनना, दैट इज ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है ट्रांसलेशन। तो हमारा ये मकसद क्या है इसका, ट्रांसक्रिप्शन का है क्या रीजन, कि अभी मैसेंजर आरएनए ने काम करना है, मैसेंजर आरएनए उसकी वो बनाएगा। अभी ये सब चीज डीएनए के अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। और एक बार जब पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाएगा ना बेटा, इसकी इसकी ये जो मेन आपकी एक स्ट्रैंड है डीएनए की एक स्ट्रैंड के हिसाब से, जब इसके हिसाब से जब यहाँ पे आरएनए अपना काम कर लेगा, अपनी दूसरी वाली स्ट्रैंड तैयार कर लेगा, तो फिर ये फाइनली कहाँ जाता है पता है आपको, साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाकर के फिर राइबोसोम इसकी हेल्प करता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। वहां पे राइबोसोम जो होता है इन सीक्वेंसेस के आधार पे यहाँ पे लगे रहते हैं ना, ATGC लगे रहते हैं। तो इसी में आगे अभी आप कोड पढ़ेंगे, कोडों के हिसाब से फिर वो हेल्प करके एमिनो एसिड में बनाता है। ठीक है, तो एमिनो एसिड की जब पूरी चेन बन जाती है तो उसको पेप्टाइड चेन कहते हैं। अब लंबी चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे, जब ज्यादा पेप्टाइड्स हो जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आते रहेंगे हम इस टॉपिक में। तो अभी आप लोग समझो, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड, जैसे एक स्ट्रैंड तो ये हो गई, दूसरी स्ट्रैंड ये हो गई, इसमें तो चलो आरएनए ने आकर के यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की एंजाइम की हेल्प से, अगर ये जैसे ये हमारा 5 है, ये हमारा 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 5 ही मानेंगे ना, ये पहले का है, इसको भी 5, इसको 3, तो हमेशा ना 5 से 3 की ओर को जाती है, जो नीचे की होती है, ध्यान देना। ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज काम कौन सी डायरेक्शन में करना शुरू करता है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 5 आएगा, क्या आएगा 5, तो क्योंकि एंटीपोलर है, ऑपोजिट है, तो ये 5 से 3 की ओर को जाएगी। अब यहाँ पे है आपका ये 5 वाला हो गया, तो ये 3 वाला होगा, तो ये भी आपका ये 3 का ही हिस्सा है और ये 5 है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगी, यहाँ पे इस साइड को आएगी, क्योंकि ये 5 से 3 की ओर को जाता है। ध्यान देना, 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम एंड की ओर को जाता है आरएनए पॉलीमरेज। जब भी आपका ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो डायरेक्शन यही रहेगी। तो एक बार इस साइड को बन रहा है, दूसरी बार इस साइड को बनता है। और अभी की हम जो बात कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड ये काम नहीं करती है, कह रहे एक स्ट्रैंड काम करती है। अगर दोनों बनाएंगी, इफ बोथ स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट, ये भी टेम्पलेट का काम करेगी, ये भी टेम्पलेट का काम करेगी, तो इनके जो कोड होंगे ना, ये जो ATGC जो मैं बता रही हूँ कोड है, ये कोड आगे पीछे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसका सीक्वेंस अलग बनेगा, इसका सीक्वेंस अलग बनेगा, और इससे क्या होगा, हमारा प्रोटीन का सारा जो भी हमारा प्रोटीन फॉर्म होनी है वो सारी गड़बड़ा जाएंगी। वो सीक्वेंस ऐसे रहेंगे कि उनसे कुछ प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, और बना नहीं तो हमारा ये जो आरएनए है, इसका जो हम ये प्रोसेस हो रही है हमारी ट्रांसक्रिप्शन, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि इसकी भी यहाँ की आरएनए स्ट्रैंड और इसकी भी आरएनए स्ट्रैंड, ये दोनों ही आपस में फिर एक दूसरे के साथ ना बनाने लग जाएं। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक ही स्ट्रैंड में काम करता है, और अदरवाइज अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, फिर वो एक इसकी बनी एक इसकी बनी, तो ये दोनों आरएनए हो जाएंगे, तो ये तो डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ये डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बनाता। समझ गए आप लोग, क्लियर है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपका एक क्वेश्चन है, आ भी सकता है, आपको पता भी होना चाहिए क्यों डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए नहीं बनता, क्योंकि डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए आपस में ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके ना कोर्स प्रॉपर नहीं बनेंगे, जिससे कि आगे प्रोटीन्स नहीं फॉर्म हो पाएगी, क्योंकि डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए डजंट फॉर्म एनी प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म द प्रोटीन। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया है। अब हम ट्रांसक्रिप्शन की जहां पे बात करते हैं, तो इसमें 3 फेसेस आते हैं, 3 प्रोसेस होती है। एक तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है उसको कहते हैं, ये देखो ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड हो गई, ये दूसरी स्ट्रैंड हो गई। माना कि ये 3 से 5 है, तो भैया एक्शन तो 5 से 3 की ओर होना है, बोला ना। ये ऊपर की स्ट्रैंड हो गई, ठीक है, इसको हमने टेम्पलेट मान लिया। क्या माना, टेम्पलेट। टेम्पलेट कोई भी मान सकते हो, नीचे की मानोगे तो डायरेक्शन पे चेंज कर दोगे, क्योंकि हमेशा क्या होता है 5 से 3 की ओर को काम होता है। तो ये हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड मान ली, ये हमारी नीचे आरएनए करेगा, इसमें इसके हिसाब से अपने वो बेस पेयर बनाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला वाला स्टार्टिंग सेक्शन होता है ना, नहीं ये नीचे वाले को देखना, हाँ डाउन स्ट्रीम, ये जो 5 एंड है, कौन सा है 5 एंड, इस 5 एंड पे हमेशा क्या जुड़ता है, प्रोमोटर। 5 एंड पे आगे कौन जुड़ेगा,
प्रोमोटर, इसमें मेथियोनिन नाम का, अभी और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, वो भी आ जाएगा, इसका फिर से रोल होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी दोबारा से इसी चीज को। तो ये जो प्रोमोटर सेक्शन है 5 एंड पे क्या होता है, प्रोमोटर। प्रोमोटर वो एरिया है, वो जगह है जहां से कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, ठीक है। प्रमोट करना कहते हैं, भैया इसको प्रमोट करो, ठीक है ना। प्रमोट यानी कि प्रमोशन हो रहा है, उसका वहां से बढ़नी शुरू हो रही है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी। स्टार्ट होकर के ये जो बीच की जो ऐसी बची हुई स्पेस है, इसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, या यहाँ पे इलोंगेशन होगा, बढ़ेगा प्रोसेस, ठीक है ना। ये इलोंगेशन एरिया, इसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। और लास्ट में फाइनली क्या आता है, आपका टर्मिनेटर आता है। जब कौन सा एरिया आता है, टर्मिनेटर। यहाँ पे टर्मिनेशन होता है, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ था ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, मैसेंजर आरएनए बनना, और यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। अब खत्म होने के लिए आपको कैसे पता चलता है, इसके लिए भी एक स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है ना। अब मैं हल्का सा आइडिया दे देती हूँ, कोडोन क्या होता है। कोडोन ना कोई भी 3 बेस पेयर का ग्रुप होता है, 3 का। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी, ठीक है, जी सी, सी जी, इस टाइप से। तो 3 का जो होता है कॉम्बिनेशन में हमारे कोड्स बनते हैं, उन्हीं को कोडोन कहते हैं। और इनका कुछ एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि हम उसको स्टॉप कोडोन का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। उसमें हम लोग उसको बोलेंगे ये स्टॉप कोडोन है। और वैसे ही आपका प्रोमोटर का एक कोडोन होता है जिसे हम पहचानते हैं, अगर वही कॉम्बिनेशन आ गया पीएस का, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, इनिशिएटर वाला सेक्शन का है। तो इनिशिएट प्रमोट कहाँ से होगा, जहां से प्रोमोटर वो जंक्शन है जहां से शुरू होती है, और टर्मिनेटर वो जंक्शन है जहां पे प्रोसेस पूरी हो जाती, खत्म हो जाती। और यहाँ से जो भी चीजें इसमें एक्शन कर रही थी ना, वो सब यहाँ से फिर शेड हो जाती है, आउट हो जाती है, उनका रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने 3 चीजें पढ़ ली, प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होती है, और टर्मिनेटर होता है, ठीक है। ये पूरी पूरी प्रोसेस में हमने 3 एरियाज पढ़ ले, और इन्हीं एरियाज में पूरी प्रोसेस हमारी फाइनल होती है ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक। तो इसमें क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, फुल नेम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। मैंने कल भी आपको बताई थी वीडियो में कि हमेशा पॉलीमराइजेशन कहां से कहां को जाती है, 5 से 3 डायरेक्शन को जाती है, 5 से 3, ये 5 से 3 को। तो किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। अभी जहां भी मैं बताऊंगी इस चीज को ध्यान देना कि हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन को जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो ऊपर वाला है ना, जो 3 to 5 होगा, ये आपका टेम्पलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। और जो 5 to 3 जा रही है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोडिंग। एक उसी के नीचे, एक तो हमारी ऊपर टेम्पलेट होगी, उसी के नीचे वाली जो होती है उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। हालांकि ये कोई कोड नहीं देता, कुछ नहीं हमें पता कर रहा था, पर इसका नाम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग इसको समझ लो। तो जो 3 to 5 जा रही है वो हमारी क्या कहेंगे, टेम्पलेट की तरह काम करती है, 3 to 5। और जो हमारी दूसरी होती है उसके, वो हमारी कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी, जो 5 to 3 वाली है, ठीक। ये चीज आपकी क्लियर करवा दी मैंने। अब इसके बाद एक टर्म है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, दैट इज सेड एज सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है बेटा, डीएनए का एक टुकड़ा है सिस्ट्रॉन, और कुछ नहीं है। सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट जो किसी पॉलीपेप्टाइड को बताता है, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है, हमें बताता है, हमें पता चलता है, या पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, सीधे बात। अब ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, अभी आप नेक्स्ट में जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। एक के राइबोसोम्स होते हैं, 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो जो अभी मैसेंजर आरएनए, ये पूरी प्रोसेस के बाद मैसेंजर आरएनए बनेगी ना, वो यहाँ जाएगी, ठीक है ना, इसके बीच में जाएगी, ये साइटोप्लाज्म में होता है। फिर यहाँ एक एक करके क्या आते हैं, अभी हम कोडोन्स पढ़ेंगे तो वो कोडोन एक एक करके आएंगे, ऐसे 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 आते रहते हैं, और उन कोडोन का ट्रांसलेशन करता रहता है मैसेंजर आरएनए, और उसको क्या, एमिनो एसिड बनता रहता है। एमिनो एसिड एक 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 करके फिर ऐसे जमा होते रहते हैं, जमा एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं। तो ये पूरी, ये क्या बना रही है, आपकी प्रोटीन बन रही है, ठीक है। तो ये जो चेन कहला रही है ना पूरी की पूरी एमिनो एसिड की, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन यही है, एक सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है ना, विच कोड फॉर एनी पॉलीपेप्टाइड। अब सिस्ट्रॉन के बेस पे 2 टाइप के सिस्ट्रॉन्स होते हैं, एक है मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक कहलाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनो, एक जिसमें सिर्फ एक सिस्ट्रॉन होगा
वो क्या कहलाएगा, मोनोसिस्टोनिक, और जिसमें एक से ज्यादा होंगे वो पॉलीसिस्टोनिक कहलाएंगे। तो हम यूकैरियोट्स में जो होता है मोनोसिस्टोन देखने को मिलता है, ठीक है, हमें मोनोसिस्टोनिक है, और यूकैरियोट्स बेसिकली जो होते हैं वो आपके पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, ठीक है। तो अब हम कहते हैं जो ये हमारी ये है ना, ये हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो जो हमारी ये स्ट्रक्चर जीन है, बीचों बीच का हिस्सा क्या है, ये प्रोमोटर था स्टार्टिंग, ये टर्मिनेटर था लास्ट, ये बीच वाला हिस्सा क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन, क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, ये मोनोसिस्टोनिक होती है, ठीक है। तो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होती है, इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस टाइप से, इसको मैंने अलग से निकाला, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो चीजें पाई, एक होते हैं इसमें ना कुछ हमारे कोडिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं, यानी कि जो कुछ कोड करेंगे, कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो कुछ कोडिंग सीक्वेंस यहाँ पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं इंट्रॉन और एक्सट्रॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन, क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये इंट्रॉन है इनका कोई काम नहीं होता है, ये हमारे किसी काम, क्योंकि मेच्योर उस पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, मेच्योर आरएनए में नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए इंट्रॉन्स का कोई काम नहीं है। ये जो हमारे बड़े बड़े बना रखे हैं मैंने, ये इंट्रॉन मान लीजिए, और जो फ्लैट सरफेस मान रही हूँ ये एक्सॉन मान लीजिए। तो इंट्रॉन्स का कोई यूज नहीं कहता है, बिकॉज दे डिडंट कोड फॉर, ये हमारे मेच्योर आरएनए में नहीं पाए जाते, सिंपल ऐसे समझ लो आप लोग इंट्रॉन्स को, दे डिडंट, ये हमारे मेच्योर आरएनए में नहीं पाए जाते इंट्रॉन, तो इसका कुछ काम नहीं। इनको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएंगे, ऐसे, ठीक है ना, ये पहले ऐसे होंगे, ये क्या होंगे, ऐसे होंगे, फिर फाइनली इनको हम हटा ही देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हट गए ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ से समझ लीजिए। अभी मैं आपको और अच्छे उससे समझा देती हूँ, समझिए। जैसे ये मैंने एक मोनोसिस्टोनिक आपकी स्ट्रक्चरल जीन ले ली, क्या है ये आपकी मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस रहते हैं बेटा, ये समझ जाएंगे आप। ये मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, बीच वाले उसको मैंने ले लिया माना। इसके बीच में क्या होते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं, कुछ प्लेन में बना देती हूँ, कुछ ऐसे बना देती हूँ। तो जो उभार वाले सेक्शन है इनको मान लीजिए ये क्या है, इंट्रॉन है, ये दबे रहते हैं, हाँ, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, ये एक्सॉन होगा, ये इंट्रॉन्स, ये प्लेन वाले को एक्सॉन मान लीजिए, ये उभार वाले को इंट्रॉन मान लीजिए, ये सारे इंट्रॉन है, और ये प्लेन वाले क्या है आपके एक्सॉन्स है। तो ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, ये कोई कोड नहीं दे रहे हैं, तो दे आर ऑफ नो यूज। तो हम इनको क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे करके एक वो बना देंगे, इनको कट सा कर देंगे, पहले तो ये इस शेप के बनेंगे, फिर फाइनली हम इन्हें हटा देंगे, क्या करेंगे, हम इन्हें हटा देंगे, हटा के हमारे पास क्या पड़ा, एक्सॉन बचा, क्या पड़ा, क्या है हमारे पास, हमारे एक्सॉन बचा, इंट्रॉन हटा दिया, तो अब ये एक्सॉन्स को हम आपस में इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पूरे एक्सॉन्स की एक लेयर हो गई है, ठीक है। तो एक्सॉन जो होते हैं दे अपीयर इन मैच्योर आरएनए, ठीक है ना, ये मैच्योर आरएनए में पाए जाते हैं, इसलिए इनका यूज है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जो है मोनोसिस्टोनिक एंड ये चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कितने प्रकार का डीआरएनए होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए इज देयर, जो पूरी की पूरी प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। तो देखो, एक है मैसेंजर आरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए भैया सीधी सी बात है ना, क्या करेगा वो, तो हमें टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, ये जो पहले ऊपर की टेम्पलेट है ना, ये प्रोवाइड करता है, ये मैसेंजर आरएनए के काम है, ये प्रोवाइड करेगा, इसके बेस पे बनाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड द टेम्पलेट। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है, वो ट्रांसफर करेगा, किसको, क्या करता है ट्रांसफर, वो एमिनो एसिड्स को लाता है, क्या करता है, इट ब्रिंग्स एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, एमिनो एसिड को लाता है, मैंने अभी बताया ना, ये एमिनो एसिड्स को, ये एमिनो एसिड है, क्या है ये, एमिनो एसिड्स को लाता है, ये टीआरएनए का काम है, एमिनो एसिड को लाएगा, और यहाँ पे कोड होते हैं, क्या लिखे होते हैं यहाँ पे, कोड, इन कोड को रीड करेगा, रीड करके उससे रिलेटेड एमिनो एसिड बना देगा, ठीक है। तो ये काम इसका होता है, एमिनो एसिड्स को लाता है और जेनेटिक कोड को पढ़ता है। अब आरआरएनए का, आरआरएनए ये है, ये राइबोसोमल आरएनए, ये बनाने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, और जो भी कैटालिटिक रोल है, तोड़ फोड़, जोड़ना जाड़ना, या फिर किसी चीज को आउट करना, जो भी है कैटालिटिक रोल सारा का सारा कौन निभाता है, आरआरएनए। ये है तुम्हारा आरआरएनए, ये है तुम्हारा टीआरएनए, और यहाँ पे हमारे 3 साइट होती हैं, ठीक है, ई
पी जहाँ पे आके मिलेगा, फिर यहाँ दूसरा साइट है, फिर तीसरा, 3 साइट्स है यहाँ पे, तीनों साइट्स में जो काम करवाता है वो हमारा मैसेंजर आरएनए कराता है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करवाता है। टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड्स को लाएगा, जेनेटिक कोड को पढ़ेगा। आरएनए क्या करता है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज हम बार बार पढ़ रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा। एंड ये सारे के ये और भी प्रकार के आरएनए को बनाता है, एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, ये अपनी जैसे 2-3 और टाइप के आरएनए पॉलीमरेज को बनाएगा और फिर पूरी की पूरी प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज ट्रांसलेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया में तो खास तौर से, ठीक है। और ये आरएनए पॉलीमरेज ही होता है जो यहाँ पे इनिशिएटर वाले सेक्शन में भी यही सबसे आकर के पहले जुड़ता है और तब जाके ही प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज का वर्क है कि इनिशिएटर वाले सेक्शन में भी आरएनए पॉलीमरेज आएगा और उसके बाद इसके अलावा ये हमारी हेलिक्स को खोलने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारी हेलिक्स है इस टाइप से, इसको खोलने में भी हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज। ओपनिंग ऑफ हेलिक्स कभी कभी इलोंगेट करने में, उसको लंबा करने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना, हेलिक्स को लंबा करने में भी हेल्प करता है। अब हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे बेटा। टुमारो द रिमेनिंग पार्ट आई विल टेल यू टुमारो, ओके। बेटा हम लोगों ने देखा, इसी में आपको मैं एक और चीज़ समझाऊं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना बेटा, उनमें जो ट्रांसलेशन होता है और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, वो दोनों के दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होता है, सेम कंपार्टमेंट में होता है। तो इसको मैसेंजर आरएनए को ज़्यादा प्रोसेस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो हम वहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स देखते हैं जहाँ पर कि हमारा जो ये मैसेंजर आरएनए, जो हमारे ये आरएनए पॉलीमरेज हैं, ये अपने अलावा 3 अलग टाइप के और भी आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प लेता है आपके ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाने में, ठीक है ना। सो यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज के साथ 3 पॉलीमरेज कौन कौन से हैं बेटा, एक है RNA1, एक है RNA2 और एक है RNA3। RNA1 क्या करता है बेटा, rRNA को बनाता है। किसको बनाएगा, rRNA, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। जो RNA2 है बेटा, वो हमारा मैसेंजर आरएनए का प्रीकर्सर है, यानी कि मैसेंजर आरएनए से पहले जो फंक्शन करता है, दैट इज प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए कह सकते हैं हम। RNA2 का मेन रोल यही रहता है, ठीक है। इसमें ये क्या बनाता है, HNRNA, आपने नाम सुना होगा, HNRNA, ठीक है ना। ये HNRNA क्या होते हैं, ये है हेट्रोजिनस, ठीक है ना। H मीन्स हेट्रोजिनस, N मीन्स न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। अब इसका अभी मैं आपको फंक्शन बता रही हूँ, इसका फंक्शन क्या है। और RNA2 जो होता है, मैंने RNA1 बताया और राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। RNA2 आपका प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए कहलाता है। और RNA3 जो होता है ना, वो आपका tRNA करता है। tRNA क्या कहलाता है बेटा, T मीन्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ट्रांसफर करेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, ठीक है, उसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो 3 चीजें हो गई। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मैंने जो यहाँ का आपको बताया था, इंट्रॉन और एक्सॉन बताए थे कि इंट्रॉन्स जो होते हैं ये मेच्योर आरएनए में नहीं होते, इनको हटा दिया जाता है, हटाए इस टाइप से बन जाते हैं ये, ठीक है। इंट्रॉन्स को इस टाइप से किया, फिर फाइनली इनको हमने हटा ही दिया। अब जो हमारे ये एक्सॉन बचे, ठीक, इन एक्सॉन को हम साथ में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक। ये बाद में हमारे मैसेंजर आरएनए में ही का ही एक पार्ट रहेंगे और आगे और हमारी हेल्प करते हैं प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग में। तो HNRNA जो होता है, मैं अभी आपको क्या कह रही थी, HNRNA की बात बोली मैंने। जो ये HNRNA है बेटा, ये क्या होता है, ये 2 काम करता है। 2 काम क्या करता है, एक कैपिंग में हेल्प करता है और एक टेलिंग में। आपने 2 नाम सुने हैं, आपकी बुक में है, NCERT में आप देखिएगा, कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग क्या होती है, HNRNA की हेल्प से होती है बेटा। कैपिंग क्या होती है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाता है, कौन से एंड में, 5 एंड में। कौन से एंड में जुड़ेगा वो, 5 एंड में जुड़ेगा, ठीक है ना। जो हमारी ये एक्सॉन वाली बन रही है ना, इस वाली के संज्ञान में मैं आपको बता रही हूँ कि 5 एंड में आपका क्या जुड़ जाता है बेटा, HNRNA, ठीक है। HNRNA के 5 एंड में क्या जुड़ेगा, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ेगा, नाम याद करिएगा आप, ठीक है ना। और टेलिंग में क्या होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 करीब होते हैं, ये 3 एंड में जुड़ेंगे। एक किस एंड में जुड़ता है, 5 एंड में, और एक किस एंड में जुड़ता है, 3 प्राइम एंड में, ठीक है।
तो 5 प्राइम एंड में क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा है, और आपके 3 एंड में क्या जुड़ा है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज जुड़े हैं, ठीक है। तो जो 5 एंड में जुड़ा है वो टेल कैपिंग कहलाएगी, और जो 3 एंड में जुड़ा है वो टेलिंग करेगा, ठीक है। अब जब ये दोनों काम हो जाएंगे, कैपिंग भी हो जाएगी, टेलिंग भी हो जाएगी, तो पूरा का पूरा हमारा HNRNA बन गया, मतलब HNRNA क्या हो गया, पूरा बन गया। अब हम इसको HNRNA ना कह के क्या कहेंगे, मैसेंजर RNA कहेंगे। क्या कहलाएगा ये बेटा, मैसेंजर RNA कहलाएगा। फिर ये मैसेंजर RNA जब पूरा का पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है ना, पूरा तैयार हो जाता है, तो ये यहाँ से निकलता है। अभी तक कहाँ हो रही थी सारी प्रोसेस, न्यूक्लियस में हो रही थी। अब ये न्यूक्लियस से निकलेगा, कहाँ जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, 2 राइबोसोम, एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट के बीच में ये टेम्पलेट स्ट्रैंड लग जाती है, और यहाँ से tRNA हेल्प करता है, वो यहाँ से कोडोन्स वहां से लाता रहेगा, ठीक है। एमिनो एसिड्स आएंगे, यहाँ कोड पढ़ेंगे, और फाइनली प्रोटीन्स आएंगे, कोड्स पढ़ेंगे, एमिनो एसिड बनेंगे, और एक एक करके एमिनो एसिड सप्लाई होते जाएंगे, और ये जो पूरी एमिनो एसिड्स की चेन कहलाएगी, ये हमारी पेप्टाइड चेन कहलाएगी, ठीक। इसके बाद जो बचा हुआ सेक्शन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन आपको बता चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन के 3 पार्ट पता है, 3 पार्ट्स में कहाँ पे टर्मिनेटर होता है, कहाँ पे आपका प्रोमोटर होता है, कहाँ पे आपका टर्मिनेटर होता है। RNA पॉलीमरेज हमेशा 5 से 3 कॉपी की ओर को जाता है। फिर हमने सिस्ट्रॉन पढ़े, 2 टाइप के होते हैं। मोनोसिस्ट्रॉन जो होती है आपकी, स्ट्रक्चरल जीन जो है ये आपकी मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक हमारे बैक्टीरियाज में ज्यादा होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक हेट्रोट्रॉफिक्स में होती, हमारे यूकैरियोट्स में होती है, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉन में हमारी इंटरप्टेड सीक्वेंसेस होते हैं, जिनको हम एक्सॉन और इंट्रॉन्स कहते हैं। इंट्रॉन हमारे काम के नहीं होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, तो एक्सॉन्स आपस में जुड़ करके पूरी की पूरी एक स्ट्रैंड बनाएंगे। इसमें फाइनली जो होता है RNA पॉलीमरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 3 टाइप के RNA इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैसेंजर और ट्रांसपोर्ट और rRNA। मैसेंजर होता है जो टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट RNA जो होता है एमिनो एसिड्स को लाएगा, जेनेटिक कोड को पढ़ेगा, राइबोसोमल RNA जो है स्ट्रक्चर को बनाता है, कैटालिटिक रोल प्ले करता है। RNA पॉलीमरेज फिर बाइंड करता है, RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर में बाइंड कर देगा, स्ट्रक्चर जीन में वर्क होगा, फाइनली वो टर्मिनेटर में पहुंचेगा, और टर्मिनेटर से वो आउट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने बोला प्रोकैरियोटिक में एक ही कंपार्टमेंट में दोनों चीजें होती हैं, वही यूकैरियोट्स के लिए 2 कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। एक कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें हमारे फर्दर 3 टाइप्स के RNA पॉलीमरेज और हेल्प करते हैं, RNA1, RNA2, RNA3। एक ट्रांसलेट का काम करेगा, दूसरा जो RNA2 जो RNA1 जो है फर्स्ट वाला rRNA बनाता है, राइबोसोमल RNA। 2 वाला जो है वो आपका HNRNA में रोल प्ले करता है, और 3 वाला आपका ट्रांसपोर्ट RNA में करता है। तो अब जब मैं एक्सॉन और एक्सॉन हमारे हो गए, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में हो गए, ठीक है। एक्सॉन और इंट्रॉन यहाँ पे हो गए, फिर स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग यानी कि उनको तोड़ना और एक्सॉन्स का आपस में कनेक्ट हो जाना, स्प्लिट होकर के उनको हटा करके आपस में जोड़ देना एक्सॉन्स को, वो हमारी स्प्लाइसिंग गई। फिर कैपिंग होगी, इसमें मिथाइल ग्वानोसिन जुड़ जाता है 5 एंड में, ठीक है ना। और उसी के अलावा टेलिंग होगी, इसमें एडाइनिलेट रेसिड्यू जुड़ जाता है, और फाइनली जो है हमारा HNRNA पूरी तरह से जब बन जाता है तो वो मैसेंजर RNA कहलाता है। और वहां से फिर वो न्यूक्लियस से क्या होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस से बाहर निकल के यहाँ कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म, और वहां पे फिर हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, ओके। तो इसको थोड़ा सा रिपीट करिएगा, तो आई होप आपको इसको समझ आ जाएगा, ओके बेटा।